बच्चों दो तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको निकालनी है। एक निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट। एक तो ये है, और आपको दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन बनानी है इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल। जब टेम्परेचर भी गिवन हो और आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है तो दो इक्वेशन आपको या दो तरह से स्टेटमेंट आपको निकालने हैं। फिर उसके ग्राफ देख लेंगे और एक छोटे से न्यूमेरिकल्स के थ्रू ये समझ लेंगे कि डे टू डे लाइफ में क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ पॉसिबल है उनको मेजरमेंट करना या नहीं, और नहीं तो कैसे, उनका रीजन समझ लेंगे। चलो हेडिंग लगाइए पहले, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन ही क्या होता है। आपको पता हो चुका है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन होता है पी। क्या होता है? एच अपॉन पी। पी नहीं लिखते हैं, पी लिखते हैं फोटॉन के लिए। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बच्चों एम वी। क्या लिखेंगे? एम वी लिखेंगे मटेरियल पार्टिकल के लिए, मूविंग मटेरियल पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मटेरियल पार्टिकल है। तो मटेरियल पार्टिकल के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन आती है वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी आती है। तो यहाँ लिख दिया। हमको एक आइडिया दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए बतानी है? इलेक्ट्रॉन के लिए बतानी है। इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है। अब चाहे इलेक्ट्रॉन दिया जाए या चार्ज दिया जाए, मान लेंगे अगर चार्ज क्यू है तो क्यू लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए। मतलब जो इक्वेशन बनाएंगे उस इक्वेशन को हम किसी के लिए भी यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, किसी के लिए भी यूज करिए, ड्यूट्रॉन के लिए यूज करिए। जो भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल दिया जाए बस उसका चार्ज पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, मास पता हो जाएगा। करते हैं क्या है तो यह लिखो। आप क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली आप क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे। अब यहां पर v को स्मॉल बना लो क्योंकि कैपिटल में और स्मॉल में फर्क रहे। v वेलोसिटी है, कैपिटल v पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जो k है 1/2 m v स्क्वायर है, इसमें स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दूं, स्मॉल m से डिवाइड कर दूं। तो देखो ये इधर आ जाएगा तो 2mk आ जाएगा। इधर कितना आया? ये आ जाएगा mv का स्क्वायर आ गया। तो मैं यहां से क्या ले सकता हूं? mv इज इक्वल टू बच्चों ये ले सकता हूं √2mk। कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे आ गई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे आ गई? नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो इक्वेशन होगी, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन एम वी। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी की वैल्यू कितनी? √2mk। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए चार्ज पार्टिकल की जो v वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल का मास दे दिया जाए। अब आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेट हो रहा है, मुझे नहीं पता किस पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है। क्या मैं उसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूं? हाँ, वैल्यू पुट करके निकाल दूंगा। के क्या है? के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। के इज द काइनेटिक एनर्जी। के क्या है? के है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है तब आप इस फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। h की वैल्यू आपको पता है, h होता है प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। तो क्या है h की वैल्यू? क्या होती है? h होता है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल सेकेंड आता है। इसको मैं बोलता हूं प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा, लेकिन यहां बात की गई है किसकी? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट। यहां लिखा जाएगा इफ इलेक्ट्रॉन इज, अब इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई भी चार्ज हो सकता था। इफ इलेक्ट्रॉन इज
moving through a potential difference of V volt, then kinetic energy acquired by इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू EV। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ E, अगर Q चार्ज से कोई एक्सेलेरेट होता है, देखो अगर इफ चार्ज Q इज मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, तो यहाँ पे E ना होकर के Q आ जाता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के लिए है तो इलेक्ट्रॉन के लिए E चार्ज लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए होता तो उसका चार्ज लिखते। अब देखो यहां से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ क्या आ जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आ जाएगी यहां से बच्चों, ये आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा H अपॉन अंडर रूट 2MEV, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2H, ये आ गया एंड यहाँ लेमडा इज इक्वल टू आ गया H अपॉन 2MEV आ गया। ये रिजल्ट है बच्चों। इस रिजल्ट से आप क्या ले सकते हो, जरा देखो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट बी, यहाँ से ये भी आ सकता है एक रिजल्ट, क्योंकि बाकी की चीज़ें देखो कांस्टेंट है। क्या HME ये कांस्टेंट रहता है, खाली ये बता दो किसके लिए। तो अगर ये MEH कांस्टेंट है या इसकी वैल्यू भी होती है, मैं वो वैल्यू भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाती है, जरा देखो एक चीज़ पहले और जान लो। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखो MV का मतलब होता है क्या, MV का मतलब होता है P। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता लेमडा इक्वल टू H अपॉन P, अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछ ले कि ग्राफ बता दो किसके बीच में, आप ग्राफ बनाओ लेमडा और यहाँ लेमडा लिख दे और यहाँ P लिख दे, लेमडा और P के बीच में ग्राफ बनाइए, तो ये क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा ग्राफ। ऐसे ग्राफ बना दीजिए। ऐसे इसके लिए भी ग्राफ बनाओगे आप, किसके लिए, यहाँ पर देखो इधर रूट भी लिख दीजिए और इधर लेमडा लिख लीजिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं कैसे भी। ठीक है, मैं V के बीच में लिखता हूँ, उल्टा कर देता हूँ बच्चों, देखो इधर लिखता हूँ लेमडा, इधर लिखता हूँ V, तो इसके बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, कभी रूट भी ना लिखें, खाली लेमडा और V के बारे में बात करें, तो ऐसा करके आप लिख सकते हो। ठीक, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाता है। लेकिन यही अगर ग्राफ कैसा होता, ये 1 अपॉन रूट भी आ जाता, तो स्ट्रेट लाइन भी बन जाती। क्या बन जाती, ये यहाँ पर क्या होता, 1 अपॉन रूट भी बना देते, ऐसा ग्राफ बनाते। किसके लिए, ऐसा ग्राफ बना होता, ऐसा कहीं ये 1 अपॉन रूट भी होता और इधर लेमडा होता। अब कैसे बनाते ग्राफ, अब जो ग्राफ बनता बच्चों वो स्ट्रेट लाइन बनता, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। अभी क्या है 1 अपॉन रूट भी और लेमडा में ग्राफ जो बनता है उसकी शक्ल आप देख रहे हो, लेमडा और V में ऐसा ग्राफ बनाते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या रिजल्ट आता है, जरा देख लो, इधर देख लीजिए। अगर ये वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी, इन सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या H इज इक्वल टू होता है 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अच्छा, और M क्या होता है, M होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। और E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया, बाकी तो कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आती है, लेमडा की वैल्यू बच्चों आ जाती है 6.6 10 की पावर माइनस 34 और नीचे रूट के अंदर आएगा कितना 2 इंटू 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 और बगल में क्या आएगा 1 अपॉन रूट भी। इन सबको जब सॉल्व करते हो तो ये मिल जाता है कितना 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम में। बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है, यहाँ तक बच्चों एक रिजल्ट आपको याद रखना है जो यहाँ पर आपको मिल रहा है।
ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी, क्योंकि यहां से कभी कभी क्यों क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। आपको दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन इज, देखो क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला है ना वो डायरेक्ट आपको बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन ही एक्सीलरेट हो रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तो यहाँ पे रूट वी की जगह पे क्या लिखोगे, रूट 100 वोल्ट लिख दीजिए। ठीक है, 100 का क्या आएगा, 10 आएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मुझे केवल आपसे ये बात करनी है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस होती है कि नहीं होती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2 kg मास। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2 kg मास। और इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी समझ लेंगे कि डेली लाइफ में क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑब्जर्व हो रही है। फाइंड डी ब्रॉगली wavelength of mass 2 kg moving with 1 meter per second। बस क्वेश्चन इतना ही है, बस इतना, हाँ इतना ही है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन देखो, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। मास दे दिया गया है कितना, 2 kg, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी फॉर्मूला होता है, अप्लाई करिए। 6.6 10 की पावर माइनस 34, मास कितना 2, ये 1, रिजल्ट कितना आया 3.3 10 की पावर माइनस 34। तो लेमडा इक्वल टू बच्चों ये आ गया 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 34, कितना आया 34 मीटर आया। देखो ये जो वेवलेंथ बच्चों है ना 10 की पावर माइनस 34 है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इट इज़ टू स्मॉल। तो यहाँ क्या आएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज टू स्मॉल, दिस वेवलेंथ इज टू स्मॉल, it cannot be measure any measuring instrument फिलहाल तो इस तरह की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास, हमारे पास, किसी के पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मेजर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो वेव नेचर होता है वो डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व भी नहीं होता है। क्या होता है, डे टू डे लाइफ में वो हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो हम ये ले सकते हैं कि वेव नेचर ऑफ मैटर, दैट इज वेव नेचर ऑफ मैटर, ये तो लिखना चाहिए। जब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं हो रही तो क्या है, द वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज apparent in daily life। जैसे मैं बात करूं किसके लिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं ना कि जो ये चीजें मैं लिख रहा हूं ना किसके लिए है, ये मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी, वो अपैरेंट आएगी, वो बहुत कम आएगी, इतनी कम आएगी कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे उनसे जो रिलेटेड, क्योंकि उनकी स्पीड होगी, उनका मास भी बहुत कम है, उनका मास बहुत कम है। जब मास बहुत कम होगा, क्योंकि आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला देख रहे हो, देखिए मास बहुत कम है, मास कम होने से वेवलेंथ बढ़ जाती है। इसका मतलब जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ ज़्यादा होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है। मैं बात करूँ फुटबॉल की, तो फुटबॉल से जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी वो कम होगी,
समझ गए। लेकिन उसी जगह पे एक बुलेट है, बुलेट को आपने फायर कर दिया, उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी, हो सकता है वो मेजरेबल हो जाए लेकिन उसके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन फुटबॉल से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी, जब वो मोशन में होगी तो उसकी वेवलेंथ वो मेजरेबल नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो बुलेट को सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो कंपेरेबल हो सकता है एज फुटबॉल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने छोटे हैं कि उनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो मेजरेबल होगी। क्योंकि अगर ऐसा आप करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पुट करके देखिएगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करिए, इलेक्ट्रॉन का मास पुट करिए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, जो भी आपको समझना है। एच की वैल्यू पुट करिए तो आपको लगेगा जो वेवलेंथ आएगी वो एक मेजरेबल वैल्यू आएगी, जिसको आप मेजर कर पाते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डे टू डे लाइफ में है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उनके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ परफेक्ट है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में अपने को समझ लेना, बस समझ में आ जाएगा कि आपसे एसोसिएटेड जो वेव होगी ना वो डे टू डे लाइफ में अपेरेंट ही होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम मेजर नहीं कर पाते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डेली लाइफ में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब छोटा सा एक डेरिवेशन बच रहा है, उसको भी बता देता हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लगाइए हेडिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द टर्म्स ऑफ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डी ब्रॉगली wavelength in the terms of absolute temperature, पार्टिकल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T दिया गया है, बस उससे इसको रिलेट करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं कंपटीशन के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये टॉपिक कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बस आपको कंसेप्ट समझ लेना है क्या है। देखो आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए, KTG क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बताया जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया जाता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है वो कैसे लिखी जाती है। अकॉर्डिंग टू KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको बोलते हो KTG। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, कैसे लिखते हैं इसको आप, उसको लिखते हो हाफ mv²। देखो ये होती काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होती है KTG में, वो कितनी होती है, हम बात कर रहे हैं अभी पार्टिकल की, जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। और KTG में एक जो पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, 3/2 KT आई थी, 3/2 KT आई थी। जरा बच्चों समझ लो K क्या है, K होता है KB, उसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, KB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन लिखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू बच्चों होती है, KB की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23, ठीक। और इसको जूल पर मोल केल्विन लिखा जाता है, जूल पर मोल, ठीक है। इसको इतना लिखा जाता है, जूल पर केल्विन लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, जूल पर केल्विन, मेरे से गलती हुई यहाँ पे, जूल पर केल्विन होता है। तो यहाँ जरा देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, mv² आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3kBT आएगा। अभी देखो एक दोनों साइड में इसका मल्टीप्लाई कर लो जरा m से, यहाँ m से मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आएगा mv का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 3mkBT। अब देखो ये हो जाएगा mv का, mv आ जाएगा रूट में आएगा इधर 3mkBT आ गया। तो
अगर mv मिल जाता है तो आपका काम आसान है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है ये, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्या है एच अपॉन एम वी। तो एच अपॉन एम वी का मतलब कितना हो गया, एच अपॉन अंडरवुड 3 m/kb/t। इस फॉर्मूले से आप ये चुरा सकते हो क्या, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपसे ये पूछा जाता है कि लेमडा का एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल से क्या रिलेशन है, तो आप लिखते हो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। ये चीज़ आपको समझनी है। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मास आपको दिया जाएगा, किसके लिए दिया जा रहा है वो आप यहाँ देख लेना, मास ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं है, मास ऑफ पार्टिकल है वो दिया जाएगा। केबी की वैल्यू आपको याद रखनी है, जूल पर केल्विन होता है, क्या होता है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब इतनी वैल्यू पता होंगी तो बच्चों इस तरह से जो भी क्वेश्चन जनरेट होता है नेट में वो आप कर पाओगे। यह हो सकता है कभी कभी आपसे रिलेशन ही पूछ लेता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के आपने 3 रिलेशन पढ़ लिए, फोटॉन के लिए पढ़ लिया और मैटर पार्टिकल के लिए पढ़ लिया, दूसरा एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ लिया, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया है फिर ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों बस यहाँ तक इस लेक्चर में है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को लेके मिलेंगे।